करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसौमी स्टडी पॉइंट में। और हम आपको सॉल्व करा रहे थे 4/12/2021 को यूपीएनएचएम के द्वारा जो स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे थे, जिससे कि जो नए स्टूडेंट है उनको पता लग जाए कि स्टाफ नर्स का एग्जाम कैसा होता है और किस तरह के करंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी की दूसरी क्लास हम लेकर के आए हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू ब्लड बॉर्न वायरस अकर्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी के माध्यम से रक्तजनित विषाणुओं का आकस्मिक संपर्क होता है सिवाय इसके। यहां पर बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से क्या ऑप्शन यहां पे नहीं है। जो ब्लड बॉर्न वायरस होता है वो किसके द्वारा नहीं फैलता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है एक्सपोजर टू सलाइवा, ऑप्शन बी दिया गया है एक्सपोजर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी दिया गया है एक्सपोजर ऑफ ब्रोकन साइड और ऑप्शन डी गया है एक्सपोजर टू परक्यूटेनियस इंजुरी। तो जो ब्लड बॉर्न वायरस होता है वो सलाइवा से नहीं फैलता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर ब्लड बॉर्न वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और एड्स ये ब्लड बॉर्न वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से एक दूसरे से फैलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं 4/12/2021 को यूपीएनएचएम के द्वारा स्टाफ नर्स का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। उसी का क्वेश्चन हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी पहली क्लास हम लेकर के आए हैं 10 क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्लास हमारी ये 10 क्वेश्चन की रहने वाली है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन और कवर करके चलते हैं जो ऑप्शन के हिसाब से होते हैं। तो हमारी क्लास नॉर्मली 30 से 40 क्वेश्चन की हो जाती है, यानी 30 से 40 क्वेश्चन हमारे एक क्लास में कवर हो जाते हैं, जो कि आने वाले स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्लास है लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो करंट में एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहे हैं उसी से ये क्लास है, तो इसलिए भी क्लास ये महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, डीकंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर अंडर रिस्क कैटेगरी। जो डीकंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हाई, ऑप्शन बी मीडियम और ऑप्शन सी मीडियम है, ऑप्शन बी लो और ऑप्शन डी दिया गया है मिनिमल। तो जो डीकंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिस्क कैटेगरी की अगर बात करें तो ये कैटेगरी दिया गया है, ये इन्फेक्शन रिस्क दिया गया है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लीन है तो 2% से भी चांस हो सकते हैं, 2% लगभग, और क्लीन है बट कंटामिनेटेड है तो 8 से 10% चांस होंगे, और कंटामिनेटेड है तो 12 से 20% चांस होते हैं इन्फेक्शन रिस्क के, और अगर डर्टी है तो जो इन्फेक्शन रिस्क होता है वो 25% होता है। तो यहां पे क्या है, हमारे 4 से 5 क्वेश्चन हमें पता लग गए, कैटेगरी का पता लग गया कितने % चांस होते हैं, और यहां पे जो पूछा गया था ऑप्शन में वो भी हमें आंसर यहां पे पता लग गया। तो यहां पे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नॉर्मल हैंड टॉवल शुड बी यूज्ड, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है हैंड शुड बी वॉश्ड पाम टू पाम विद द फिंगर इंटरलिंक, ऑप्शन सी है
वेट हैंड्स ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर इफेक्टिवली देन ड्राई हैंड्स, और ऑप्शन डी है हैंड शुड बी वॉश्ड पाम टू पाम। तो यहां पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। हैंड वॉशिंग के बाद नॉर्मल टॉवल यूज नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे गलत पूछा था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैंड वॉशिंग के अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो रिंस वाटर होना चाहिए, यानी जो रनिंग वाटर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद सोप यूज करनी है। सोप यूज करने के बाद वॉश करना है आपको पाम टू पाम। उसके बाद ईच फिंगर के बाद आता है फिंगर इंटरलिंक, नेक्स्ट बेस ऑफ थंब, नेक्स्ट स्कर्ब नेल, और सबसे लास्ट स्टेप होता है वॉश योर रिस्ट। उसके बाद हैंड्स को ड्राई करने के लिए हम कोई नॉर्मल टॉवल यूज नहीं करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो यहां से आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स भी पता लग गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई कर्मचारी किसी साथी कर्मचारी या उसके नियोक्ता की रिपोर्ट करता है तो जो कानून या पेशेवर आचार संहिता को तोड़ रहा है तो इसे कहा जाता है रिकॉर्ड रखना, पेशेवर जवाबदेही, ध्यान आकर्षण करना और चौकसी करना। तो इसको ध्यान आकर्षण करना बोलते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जब कोई कर्मचारी साथी कर्मचारी या उनके नियोक्ता की रिपोर्ट करता है जो कानूनी रूप से आचार संहिता को तोड़ रहा है तो उसको ध्यान आकर्षण बोलते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मीजल्स वैक्सीन इज गिवन। यहां पर रूट पूछा गया है कि मीजल्स वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी सबकुटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रावीनस और ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। तो इंट्रावीनस की बात करें तो इंट्रावीनस कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। और अब यहां पे 3 ऑप्शन बचते हैं। तो मीजल्स की अगर बात करें तो मीजल्स दी जाती है सबकुटेनियस रूट से। यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर रूट की अगर बात करें कि कौन कौन सी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, तो ये दी जाती है हेपेटाइटिस बी, पेंटा, डीपीटी और टीटी। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। सबक्यूटेनियस रूट से केवल मीजल्स दी जाती है। इंट्राडर्मल की अगर बात करें तो इंट्राडर्मल रूट से बीसीजी और आईपीवी वैक्सीन दी जाती है। तो यहां पर आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन और कवर हो गए। तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें और क्लास को पूरा अवश्य देखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। यहां पे पूछा गया है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ट्राइसोमी 13, ऑप्शन बी दिया गया है ट्राइसोमी 21, ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्शन सी है ट्राइसोमी 18 और ऑप्शन डी है ट्राइसोमी 22। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइसोमी 21। जो ट्राइसोमी 21 होता है उसे ही हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। किसमें, जो हमारा 21वें नंबर के गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं या फिर डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लान ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर प्लान यहां पे पूछा गया है। तो जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए होंगे और उसमें स्टेप्स भी लिखे होंगे, वही यहां पर पूछे गए हैं नर्सिंग प्लानिंग के स्टेप्स। ऑप्शन ए दिया गया है कलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल टीम मेंबर प्रोवाइडिंग केयर फॉर द क्लाइंट। ऑप्शन बी दिया गया है क्लाइंट असेसमेंट डाटा मेडिकल ट्रीटमेंट रिजमाइन एंड रैशनल एंड डायग्नोसिस टेस्ट रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस। ऑप्शन सी दिया गया है असेसमेंट डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन डी दिया गया है प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर ऑर्डर डेमोग्राफिक डाटा एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैशनल। यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असेसमेंट डाटा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, फिर उसका डायग्नोस बनाते हैं, फिर आउटकम देखते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन करते हैं, फिर रैशनल और उस सबसे बाद में आता है इवोल्यूशन। तो ये नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स होते हैं जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नर्सिंग फील्ड में हैं तो नर्सिंग केयर प्लान आपके लिए पता होने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। अब ये एक ही क्वेश्चन से हमारे दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था नर्सिंग केयर प्लान के बारे में और इसके स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और इस दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर हमें वहीं से मिल जाएगा। इसमें पूछा है नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो वो होता है असेसमेंट। तो यहां पे आपका राइट आंसर असेसिंग हो जाएगा। तो यहां पर दो क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम से ही थे, मिलते जुलते, जहां पे आपके दो नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द नर्स हु इज वर्किंग इन रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडिंग विच लेवल ऑफ केयर। एक नर्स है जो कि रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी में वर्क कर रही है, तो वो किस लेवल की केयर प्रोवाइड करा रही है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है सेकेंडरी, ऑप्शन बी दिया गया है टर्सरी, ऑप्शन सी दिया गया है पैलेटिव और ऑप्शन डी दिया गया है प्राइमरी केयर। तो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं वो आते हैं टर्सरी केयर में। तो यहां पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रिवेंशन ऑफ केयर की अगर बात करें, लेवल ऑफ केयर की, तो जिसमें डिजीज एब्सेंट रहती है या कोई डिजीज नहीं होती है तो उसको प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं। और प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ डिजीज होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में एसिम्प्टोमेटिक यानी अर्ली डायग्नोसिस और प्रोमोट ट्रीटमेंट यानी कि डायग्नोस करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटी, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटी कम करने की कोशिश करते हैं, ये टर्सरी प्रिवेंशन में आता है। ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। और डिजीज का ऑनसेट ऑफ डिजीज ये आता है प्राइमरी में, और नो डिजीज ये आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी डिजीज को पहले ही होने से पहले ही प्रिवेंट करना, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम इसलिए करते हैं, बच्चों का टीकाकरण जो होता है जिसमें कि बीमारी होने से पहले ही उसको रोका जा सके, तो ये हमारा प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नर्सिंग इंटरवेंशन एक्सेप्ट। यहां पे फिर से वही क्वेश्चन है, नर्सिंग का इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग जो कार्य होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, वो आपको यहां पे बताना है कि नर्सिंग प्रैक्टिशनर या फिर एक नर्स इंटरवेंशन कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं कर सकती है, तो वो यहाँ पे आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए दिया गया है असिस्टिंग विच एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ऑप्शन बी दिया गया है प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स, ऑप्शन सी डिस्चार्ज प्लानिंग और ऑप्शन डी टीचिंग। तो असेसमेंट भी कर सकती है एक्टिविटीज का, डेली लिविंग का, डिस्चार्ज प्लानिंग भी कर सकती है, टीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स नहीं कर सकते हैं। ये काम डॉक्टर का होता है, ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का काम नर्स का नहीं होता है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके जाते हैं वही ड्रग्स का काम डॉक्टर का होता है, नर्स का नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर बात करें तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, टेम्परेचर लेना, साइन सिम्टम को ऑब्जर्व करना, इंसिजन साइट को क्लीन करना और वेन मॉनिटर करना, एडमिनिस्टर करना एंटीबायोटिक एज ऑर्डर, जो भी एंटीबायोटिक ऑर्डर की गई है उसको एडमिनिस्टर करना, ये नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। और ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने का काम डॉक्टर का होता है। तो यहां पे ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमने 30 से 40 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी पढ़ लिए उनसे रिलेटेड। तो हमारे 30 से 40 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट हो गए, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अपकमिंग स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को वो ध्यान पूर्वक एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपकी संभावना ज्यादा से ज्यादा हो जाए सिलेक्शन की। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप क्लास को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं। और अगर ये क्लास आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है तो कृपया क्लास को लाइक करना ना भूलें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, जिससे अधिक लोगों को इससे लाभ हो सके और वो अपना अपकमिंग स्टाफ नर्स में सिलेक्शन ले सके। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका जो भी आने वाला एग्जाम है उसमें सिलेक्शन हो जाए, इस शुभकामना के साथ इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।